हेलो गाइस, राधे राधे टू ऑल। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपनी ट्यूबरक्लोसिस की जर्नी पे भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो हियर वी आर। सो अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मुझे टीबी हुई कैसे थी, कब डिटेक्ट हुई थी, मैंने ट्रीटमेंट कहाँ से कैसे कराया था, सब धीरे धीरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे टीबी डिटेक्ट हुई थी। एक्चुअली ये बात है 14 अक्टूबर 2024 की। मेरे नाना की डेथ हुई थी। उससे पहले मुझे काफ़ी टाइम तक मतलब फ़ीवर रहता था, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म रहती थी और मुझे ना ये जो रिब्स होती हैं इसमें मुझे पेन होता था। और कई बार मुझे ये शोल्डर के यहाँ ये इधर पेन होता था, वो जो पेन था वो यहाँ तक पहुँच जाता था, तो मुझे यहाँ भी पेन फील होता था। तो उस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि जैसे कि एसी चलता था और थोड़ी सर्दियाँ आने वाली थी, तो ऐसा होता था कि शायद ठंड से रह गया हो। और रिब्स में दर्द होता था, तब भी यही था कि शायद ठंड से दर्द हो रहा हो, तो वो इग्नोर मैं करती रही थी। उस टाइम पे मेरा ब्रेस्ट फीड जारी था। क्रियांश 1 साल का था, मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी कॉन्टीन्यूसली। और उस टाइम पे क्रियांश ब्रेस्ट फीड में मतलब कर लेता था 6 से 7 बार एक दिन में। तो वीकनेस आती जा रही थी, सब टोकने लगे थे कि इतना कम वेट हो रहा है, इतना कम वेट हो रहा है। तो मैं सोचती थी कि शायद ब्रेस्ट फीड कराती हूँ उससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और फिर उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि ना मैंने सिर्फ क्रेयांश को ही प्रायोरिटाइज़ कर दिया था बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड। वो पहला बच्चा था और होते ही वो नीकू में चला गया था, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर ये था कि अच्छे से केयर करनी है। और क्रियांश का सब कुछ ही मैंने किया था, लाइक उसकी मालिश, नहलाना धुलाना, खाना पिलाना, सब कुछ मैं करती थी। तो काफ़ी टाइम तक फ़ीवर आता रहा, फिर इग्नोर करते रहे। फिर टेस्ट कराए, जब मतलब ये होने लगा कि अब तो डेली का ही हो गया है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि फ़ीवर उतरा हो। हालांकि मुझे ऐसी कोई टायर्डनेस फील नहीं होती थी, या होती हो तो शायद मैं उसको हावी ना होने देती थी अपने ऊपर। मैं काम धाम में लगी रहती थी, सब कुछ संभालना करना। टेस्ट कराया, फुल बॉडी चेकअप किया, कुछ भी उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ। बस हीमोग्लोबिन कम था, विटामिन डी कम था, तो पता लगा कि शायद वीकनेस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो ये है मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स, जो जब मेरा जनरल फिजिशियन से ट्रीटमेंट चल रहा था तब मैंने कराए थे। उन्होंने मुझे विटामिन डी के लिए बोला था टेस्ट कराने के लिए। तो देखो इसमें मेरा विटामिन डी कितना लो है, 6.2। और ये डेफिशिएंसी होती है अगर 20 से कम होता है, इनसफिशेंट होता है 20 से 29, और 30 से 100 तक के बीच में तो होना ही चाहिए। और 30 से 100 तक के बीच का सफिशेंट माना जाता है, और मेरा कितना था 6.2, सिर्फ 6.2 विटामिन डी। और आप मेरी बात मानो गाइस, जब ब्रेस्ट फीड कराते हो ना, तो कम से कम 6-7 महीने में आपको ये ज़रूर चेक कराना है अपना विटामिन डी कितना है। मैंने क्रियांश को 1 साल तक फीड कराया था और मेरा इतना कम हो गया था। खैर डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है, उस टाइम पे मैंने डाइट पे इतना ध्यान नहीं दिया था। सिर्फ क्या था कि क्रियांश की केयर करनी है, क्रियांश की केयर करनी है और घर संभालना है, तो उन चीज़ों में, और देखो उन्हीं चीज़ों में ये सब चीज़ें रह जाती हैं। मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था, 7.8, सिर्फ इतना ही था मेरा हीमोग्लोबिन उस टाइम पे। और ये भी आपको पता होगा 12 से 15 के बीच में होना ही चाहिए। देखो मेरी एज भी उस टाइम पे सिर्फ 24 थी जिस टाइम पे मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ था। ये मेरा फुल बॉडी चेकअप कराया था, मतलब क्योंकि कुछ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, फीवर डेली आ रहा था, तो इसमें कुछ इतना आया नहीं था। बट ये था कि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियसली यार, टीबी होगा तो वीकनेस तो होगी। ये है मेरा एक्सरे, अगर आपको इसमें कुछ कैविटी अगर आप देख पा रहे हो तो, ये जो लेफ़्ट वाला है इसमें ये जो वाइट वाइट आपको पैचेस दिख रही है ना, ये कैविटी होती है टीबी की। मेरे नाना की डेथ हुई थी 14 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को मुझे टीबी डिटेक्ट हुई थी। तो ये जो कैविटी है, जो ये वाइट वाइट आपको होलो होलो दिख रहा होगा, ये कैविटी है और ये टीबी की बैक्टीरियाज है। वो वाला मेरा जो था वो फर्स्ट था एक्सरे, जब टीबी डिटेक्ट हुई थी तब कराया था। ये वाला 2 महीने बाद कराया था, दिसंबर में, 16 दिसंबर। तो आप इसमें थोड़ा देख सकते हैं हल्की फुल्की सी कम हुई है, बिल्कुल हल्की फुल्की माइनर सा सिर्फ डिफरेंस है। ये लेफ़्ट वाले में ज़्यादा था, ये देखिए, और राइट वाले में ये नीचे की साइड था, इतना राइट पे नहीं था, लेफ़्ट में ज़्यादा था। तो
एक्चुअली मैंने जो मेरी प्रेगनेंसी थी 9 महीने, मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी थी। शादी के 8 महीने बाद मैंने कंसीव किया था। मेरी प्रेगनेंसी में भी पूरे 9 महीने मैंने अच्छे से सारे काम किए थे, मतलब घरेलू जितने भी काम होते हैं, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना वाना, सब कुछ। और किसी की कोई हेल्प नहीं ली थी मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अभी हेल्प ना लूँ और डिलीवरी के बाद मेरी हेल्प हो जाए। पर मुझे क्या पता था कि वो उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल हुई थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। बस वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। मेरा लेबर पेन अप्रॉक्स 48 आवर्स का था, पर नॉर्मल हो गई थी डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद प्रियांश की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये नीकू में था 4 दिन तक। फिर सब कुछ ठीक होने लगा था। वही अपने घरेलू काम, लाइफ मतलब बिल्कुल वो नॉर्मल पहले वाली हो गई थी, सब काम करना। और फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई थी कि बच्चे का ध्यान रखना है, मतलब नहलाना, मालिश, ब्रेस्ट फीड। और प्रियांश हर 2 घंटे में फीड करता था। 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिवली बच्चों को फीड पे रखा जाता है, ब्रेस्ट फीड पे। और ये हर 2 घंटे में फीड करता था। और कभी कभार तो इसके ग्रोथ स्प्राउट इतने आ जाते थे कि 3-3, 4-4 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली ये फीड करता था। तो अब आप सोचो कि कितना एग्जॉस्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता था, कोई हेल्प नहीं थी। अब यार हस्बैंड भी कितनी हेल्प कर देंगे, है ना। सब कुछ तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट था। मतलब प्रियांश ब्रेस्ट फीड करता है, अब उसमें वो क्या कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत हेल्प करा देते थे जितना उन पे हो पाता था। बाकी फिर अपना काम भी तो देखना है ना यार, अगर वो घर पे ही करेंगे तो फिर बाहर से पैसा कहाँ से आएगा। सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ये जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना चेंज किया था डॉक्टर, वो जो टीबी के स्पेशलिस्ट थे, उनका नाम था राजुल भार्गवा, उनके पास जब मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, तो ये फ़र्स्ट टाइम जब मैं उनके पास गई थी 21/10 को, उन्होंने मुझे ये प्रेस्क्रिप्शन दिया था। इसके बाद फिर मैं 2 महीने बाद गई थी, आपने एक्सरे देखा होगा 2 महीने बाद का। फिर उन्होंने मेरी ये मेडिसिन चेंज कर दी थी। फिर 2 महीने जब हो गए थे मुझे दवाई खाते खाते, तो जो मेरी मतलब एब्डोमेन की जो नर्व्स थी उनमें स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। इतनी हो गई थी दवाइयों से कि मैं 3 दिन तक अपने बेड पे से उठ ही नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था मेरे। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया उनके कहने पे, तो उसमें पता लगा कि ये जो मेरे लिम्फ नोड है एब्डोमेन एरिया के, उनमें स्वेलिंग हो गई है। वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब दवाइयों की वजह से, कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ही ज़्यादा। इतना कि अगर एक बार लेट जाओ तो उठ ना पाओ, और एक बार उठ जाओ तो फिर लेट ना पाओ, बहुत ज़्यादा दर्द होता था ये देखिए। फिर उन्होंने मुझे इसकी भी मेडिसिन दी थी, 5 दिन तक वो दवाई चली थी मेरी। फिर धीरे धीरे उसमें मुझे आराम पड़ने लगा था। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद फिर मुझे जाना था फैब में अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराने के लिए, तो तब भी मैं गई थी। तो ये देखिए, ये एक ही पर्चे पे वो डेट चेंज कर देते थे, तो ये मैं दिसंबर में गई थी। फिर उसके बाद ये मैं फैब में गई थी, तो उन्होंने मेरे एक्सरे के लिए मना कर दिया था कि अभी आप वो दवाई कंटिन्यू करो, एक्सरे हम करेंगे ही। फिर ये मैं उनके पास वो मुझे हर 2 महीने में बुलाते थे, तो मैं 2-2 महीने में उनके पास जाती थी अपना रेगुलर ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसके बाद मैं फिर गई थी फैब के बाद, तो उन्होंने उस टाइम पे भी मेरे एक्सरे नहीं। अब अगर घर की सफाई भी करनी है, दिवाली की सफाई, होली की सफाई, तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और बेसिकली जो सारे काम होते हैं, मतलब होली पे इकट्ठे चिप्स पापड़ बनवाने हैं, तो वो भी कराना है। आप उसमें बहाना नहीं बना सकते कि मुझे ब्रेस्ट फीड करानी है या मैं थक गई हूँ। नहीं, हेल्प कोई नहीं करेगा, लेकिन काम सबको चाहिए। ये हाल था उस टाइम पे, तो वो वीकनेस हो गई। फिर ये वीकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लास्ट में मुझे टीबी डिटेक्ट हो गई थी, सिर्फ इस वीकनेस से। उसमें कुछ लापरवाही मेरी थी, कुछ किया उसमें ज़्यादा लापरवाही मेरी ही थी। मैं तो खुद मानती हूँ कि अच्छा होता मैं रेस्ट कर लेती। और खैर यार, डिलीवरी के बाद कौन रेस्ट नहीं चाहता। उस टाइम पे तो नींद भी इतनी लग्जूरियस बन जाती है कि नींद के लिए भी इंसान ऐसा तड़पने लगता है लिटरली, कि चैन से सो पाए। तो आराम किसको नहीं चाहिए, पर जब कोई करने वाला नहीं है, सबके होते हुए भी, तो मैं अपने बच्चे को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकती थी ना। कितने दिन मेरे पति बाहर से खाते हैं, करना तो मुझे पड़ता ही। वो वीकनेस हो गई, कुछ मैंने केयरलेस कर दी, ध्यान नहीं दिया अपनी डाइट पे, अपनी सेहत पे, तो वो वीकनेस टीबी बन गई। फिर टीबी के ट्रीटमेंट मेरा 6 महीने तक चला था।
और 4 महीने बाद ही टीबी के ट्रीटमेंट में मेरा कंसीव हो गया। वो कंसीव जो था, जो प्रेगनेंसी थी, वो प्लान नहीं थी। एक्चुअली क्या होता था कि वो टीबी की जो दवाइयाँ होती थी वो इतनी हैवी होती थी कि कई बार ना मेरे पीरियड्स स्किप हो जाते थे, लाइक 20-20 दिन, 25-25 दिन स्किप हो जाते थे। और उसका रीज़न यही था कि वीकनेस बहुत थी बॉडी में और वो दवाइयाँ इतनी हैवी थी, तो इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। 4 महीने बाद 1 महीने तक मुझे आए ही नहीं पीरियड्स। फैब में मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरा एक्सरे होना था और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि रहने दो, अभी मत कराओ। अब तो फिर अगर एक्सरे हो जाता तो मेरा मिसकैरेज होना पक्का ही था, क्योंकि एक्सरे जब कराते हैं उसमें रेडिएशन होता है और वो रेडिएशन प्रेगनेंसी में बहुत हार्मफुल होता है। प्रेगनेंसी में एक्सरे कराते ही नहीं है, मना कर देते हैं एक्सरे के लिए। तो अगर मेरा फैब में एक्सरे हो जाता तो मेरा मिसकैरेज हो जाता। पर वो डॉक्टर ने वो हर 2 महीने में एक्सरे कराते ही थे। पता नहीं उन्होंने क्यों मना कर दिया, शायद इसको आना ही था। फिर मैं मार्च में गई थी, अप्रैल में गई थी। अप्रैल तक तो मुझे पता लग चुका था कि मैंने कंसीव किया है। मुझे 23 मार्च को ये पता लगा था कि मैंने कंसीव किया है। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कंसीव किया है। और उस टाइम तक जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको बताया कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैंने कंसीव कर लिया है। तब उन्होंने तो फिर वैसे भी मना ही करना था कि नहीं, अब एक्सरे मत कराओ, रेडिएशन हो जाएगा, खामखा बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैंने नहीं कराया। तो अप्रैल में मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होना था, मतलब 6 महीने पूरे होने थे, और मैंने 1 मंथ एक्स्ट्रा खाई थी। 7 महीने मैंने दवाई खाई है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए कि थोड़े बहुत बैक्टीरिया रह ना जाए, वो बच्चे में ना जाए। उसमें सबसे बड़ा मेरा डर ये था कि जब मैंने कंसीव कर लिया और मेरा टीबी का ट्रीटमेंट जारी है और मैं दवाई भी ले रही हूँ, तो मुझे डर ये था कि बच्चे पे तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। पर कई डॉक्टरों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने बोला था कि जाहिर सी बात है, दवाई हैवी है, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अब वो कैसे पड़ेगा, तो मैंने पूछा तो उन लोगों ने बोला कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट तो कुछ होते नहीं है, मतलब कोई एनोमली बच्चे में नहीं होगी, मतलब हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने स्कैन की रिपोर्ट में भी देखा होगा, उसमें कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन लोगों ने बोला था कि थोड़ा बहुत ब्रेन पे असर करता है। अब देखते हैं कि वो असर कैसा है, मतलब जो बच्चों के माइलस्टोन होते हैं वो डिले होते हैं, या फिर राधा रानी की कृपा हो कि कोई इफ़ेक्ट हो ही ना। अब लास्ट आती है बारी कि मैंने सब कुछ मैनेज कैसे किया टीबी होने के बाद। तो टीबी होने के बाद सबसे पहला जो मेरा टास्क था वो था कि क्रियांश की ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना, क्योंकि अब जब पता लग चुका है कि टीबी है मुझे, तो जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जो मिल्क बन रहा है वो हमारे ब्लड से ही तो बन रहा है, और ये जो टीबी के बैक्टीरिया ये ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाए ना जाए, मुझे लंग्स टीबी थी, तो मेरी ब्रीथ से क्रियांश को होने के चांसेस थे सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो इसकी ब्रेस्ट फीड मुझे छुड़वानी थी, और सडनली मुझे छुड़वानी पड़ी तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। क्रियांश दिन तो काट लेता था जैसे तैसे, लेकिन रात में बहुत रोता था, तो वो एकदम सडनली वीन ऑफ जो था वो 4 दिन का फेस, 4 दिन परेशानी हुई थी मुझे इसकी वीन ऑफ कराने में, लेकिन वो सक्सेसफुली हो गया। पर वो जो रात में रोता था ना, सबसे ज़्यादा पेन वो था मेरे लिए। और दूसरा पेन जो मेरी लाइफ का था वो ये था कि मैं क्रियांश को गोद नहीं ले सकती थी, उसे प्यार नहीं कर सकती थी, उसे खिला नहीं सकती थी। जब भी मैं क्रियांश की पॉटी वगैरह क्लीन करती थी, क्रियांश को नहलाती थी या कोई भी काम करती थी, तो मैं मास्क पहन के काम करती थी, क्योंकि ये डर था कि छोटा बच्चा है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो कहीं उसको मेरी वजह से स्प्रेड ना हो जाए, एक वो। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये था कि यार सबको इतना सब कुछ होते हुए, सब पूरी इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी मैं एकदम अकेली थी। तो इतनी बड़ी बीमारी, वो भी इतनी कम एज में। मैं उस टाइम पे सिर्फ 25 की थी जब मुझे ये टीबी डिटेक्ट हुई थी। 24 में टीबी डिटेक्ट हुई थी, मतलब अक्टूबर में, और दिसंबर में मैं 25 की हुई थी। तो मैं डिप्रेस होने लगी थी कि इतनी बड़ी बीमारी इतनी कम एज में मुझे कैसे हो गई, कैसे ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं पहले की तरह अपनी लाइफ जी पाऊँगी नहीं जी पाऊँगी। बहुत स्ट्रेस था, और उस टाइम पे कुछ मेरे फैमिली में भी इशू होने लगे थे। तो मुझे याद है दिवाली जो स्टार्टिंग के टीबी के 2 महीने थे जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स, उसमें मैं डेली पैरासीटामोल खाती थी, मुझे डेली फीवर रहता था। और आप यकीन मानो, ये जो टीबी है, चाहे आपकी लंग्स की टीबी हो, चाहे कोई सी भी टीबी हो, मुझे बाकी चीज़ों का तो इतना पता नहीं, पर मुझे अपना एक्सपीरियंस पता है। मुझे लंग्स की टीबी में भी वो ना दिमाग पे इतना चढ़ जाती थी चीज़ें, मतलब आप इतना डिप्रेस हो जाते हो, कोई आपके साथ नहीं है, सब इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मेरे दिमाग पे वो चीज़ें चढ़ने लगी थी। तो दिवाली का दिन था, मुझे फीवर था,
और मैंने पूरे मतलब दिवाली के पहले भी पूरी सफाई की थी, मतलब सब जितनी टोटली सफाई होती है, किचन, लिविंग एरिया, सब कमरे वगैरह सब कुछ साफ़ किया था। और उस दिन मुझे फ़ीवर था, मैंने पूरे घर में रंगोली बनाई थी, डेकोरेशन की थी। और रात में ही मेरे और मेरे हस्बैंड में कुछ इशू हो गए थे, तो प्रॉब्लम हो गई थी हम लोगों में कुछ ज़्यादा ही, मतलब फ़ीवर होने के बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और उस टाइम पे मेरा टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फिर अगले दिन ही मेरी मम्मी मुझे दिल्ली लेके चली गई, मेरे मायके। कुछ दिन तक मैं दिल्ली रही थी, हम दोनों में फिर ऐसे ही कुछ मनमुटाव होने लगे थे, तो फ़ोन पे ही बात होती थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था सिवाय मेरे हस्बैंड के कि भाभी तुम कैसी हो, या बेटा बहू तुम कैसी हो, कोई भी नहीं। तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, सबको खुश रखा, मेरे को पूछने वाला तो कोई भी नहीं है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग पे चढ़ने लगी थी, और मुझे एक दिन आ गया सीज़र फिट, जिसको दौरा बोलते हैं। वो लाइफ का मेरा पहला ऐसा दिन था जिस दिन मैं ऐसे हॉस्पिटलाइज हुई थी, और मुझे होश भी नहीं था मैं हॉस्पिटल तक पहुंची कब। मेरी जब आंखें खुली तो मैंने खुद को बेड पे पाया, और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं यहाँ पे कैसे आई। तब मम्मी ने मुझे बताया कि तुझे दौरा पड़ा था, तू लाला के साथ सो रही थी और ऐसे ऐसे हुआ था। तब मेरा उन लोगों ने वहाँ पे सारे ट्रीटमेंट किए थे, ECG वगैरह किया था। तो वो मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था जब मेरा ECG हुआ था। उन लोगों ने मेरा ECG वगैरह किया था, और टीबी की सब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी थी कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयाँ देखी थी, मुझे समझाया था कि आप कैसे अपना ध्यान रखना। उस टाइम पे फिर मेरी मम्मी ने कहा था कि तू यहाँ पे टेस्ट करा ले, अगर तुझे वहाँ आराम नहीं मिल रहा, मतलब मेरा जहाँ यहाँ अलीगढ़ से जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं वहाँ भी गई थी दिल्ली में। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ नेहरू जी के नाम से कुछ है, मेमोरियल करके एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो टीबी का ही स्पेशली टीबी का ही है वो, मतलब कैंप के पास कहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने अपने टेस्ट कराए थे। पर मुझे ये था कि यार मेरा जहाँ से चल रहा है ट्रीटमेंट, मैं अपना ट्रीटमेंट वहीं से करूँगी। वो तो मैंने मम्मी पापा के लिए, उनका मन रखने के लिए करा लिया था वहाँ ट्रीटमेंट, पर मैंने दवाई अपनी यहीं की कंटिन्यू रखी थी। और एक भी दिन मैंने 6-7 महीने में एक दिन की भी डोज़ अपनी मिस नहीं की थी, मैं डेली दवाई लेती थी। और मुझे डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ परहेज बताया नहीं था कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पर मैंने ध्यान रखा था। मैं चावल बहुत कम खाती थी क्योंकि ठंड का भी टाइम था, और ठंडे होते हैं तो वो कफ बढ़ाते हैं। दूध भी मैंने कम कर दिया था क्योंकि दूध से भी कफ बढ़ता है। दही मैं खाती थी लेकिन ठंडा नहीं खाती थी, नॉर्मल टेम्परेचर का। और मीठा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मीठे से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने प्रिकॉशन में रखी थी, ठंडा, मीठा और ज़्यादा स्पाइसेस। बाहर का तो मैं वैसे भी आपने देखा ही होगा मैं कम ही खाती हूँ, मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, बाहर का मैं वैसे भी कम ही खाती हूँ, तो बाहर का तो मना होता ही है टीवी में। तो ये मैंने प्रिकॉशन रखे थे, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। मतलब 2 महीने बाद आपको ये लगने लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, पर 2 महीने बाद जैसे ही आप ये सोचोगे कि अब मैं ट्रीटमेंट छोड़ देती हूँ, आप छोड़ने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद वो दोबारा से, मतलब जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया रह गए थे ना, वो फिर से और मतलब एक्टिव हो जाएंगे, और अब ऐसे एक्टिव होंगे कि वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएंगे, मतलब उन पर दवाइयों का असर ही नहीं होगा, फिर आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। जब तक आपके डॉक्टर आपको मना ना करे, जब तक वो आपको ग्रीन फ्लैग ना दे, तब तक आपको अपना ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं है। ट्रीटमेंट आपको तब तक ही करना है जब तक आपके अपने डॉक्टर बोले आपको। तो मैंने एक दिन भी अपनी मेडिसिन, एक दिन भी अपनी डोज मिस नहीं की थी, और मैंने अपना एक टाइम बना लिया था 9 बजे का। मुझे हर रोज़ 9 बजे तक अपनी मेडिसिन खानी है तो खानी ही है। मेरा टाइम फिक्स था 9 बजे का, और खाली पेट खानी थी। जो पहले वाली जो मैंने 4-5 दिन खाई थी जनरल फिजिशियन की, वो तो खाने के बाद आप जब मर्ज़ी ले लो। लेकिन फिर बाद में जो मेरी टैबलेट चेंज हो गई थी, RHEED करके मेरी टैबलेट थी, वो मैं खाली पेट खाती थी, और वो मुझे 9 बजे खानी है तो खानी है, एक ही टैबलेट खाती थी मैं। तो ये मेरा रूटीन था। तो धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आने लगी, मेरा वेट भी धीरे धीरे गेन होने लगा। मेरा वेट गेन बहुत लेट हुआ था, 4 महीने बाद मेरा वेट गेन होने लगा था, और मेरा वेट सिर्फ 35 रह गया था जब मुझे टीबी डिटेक्ट हुई थी। मैं अपनी जो भी क्लिप्स है एक्सरे की और रिपोर्ट की, वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो आप देखते रहना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। और मैं अपनी जर्नी से सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे भी संभालने, हेल्प लेने के लिए आप मत झिझको कि यार मैं हेल्प लूँगी, कैसे लूँगी। नहीं, आप किसी और की हेल्प नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं।
आप उनको बोल सकते हैं। आप फैमिली में किसी की हेल्प नहीं ले सकते तो आप एक मेड लगवा सकते हैं एटलीस्ट 1 महीने के लिए। और अब ये दूसरी वाली प्रेगनेंसी में मुझे यही लेसन मिला है कि मैं इसकी डिलीवरी के बाद अच्छे से खाऊंगी पीऊँगी और बहुत अच्छे से अपनी मालिश कराऊंगी और अच्छे से आराम लूँगी, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर करना है। लेकिन जब आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना, तो कोई नहीं होता देखने वाला। आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी, और जिस बच्चे के लिए आपने सब कुछ मतलब अवॉइड किया, सब कुछ नेगलेक्ट किया, उसको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आपको मेरी इस जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे कि इन्फॉर्मेटिव है या कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।